डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संगत अवस्थाओं के नियम के बारे में। हमने क्रिटिकल फिनोमेनन के बारे में जब अध्ययन किया था तो हमने ये कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट के आसपास सभी गैसों का जो आइसोथर्म्स होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम भी नहीं होते, क्योंकि डिफरेंट गैसेस के लिए जो वॉन डेर वाल्स स्थिरांक हैं ए और बी, उनके मान अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार हमें कोई ऐसा एक समीकरण की आवश्यकता पड़ी जो सभी गैसों के लिए एक समान रूप से लागू की जा सके, जिसे हम सभी गैसेस के लिए एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकें और उनके अंदर ए और बी के मान जो है अगर वो एलिमिनेट हम कर सकें, विलुप्त कर सकें, तो उस स्थिति के अंदर हमें एक समीकरण ऐसा प्राप्त हो सकता है जो सभी गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई, जिनको हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर, यानी कि समानित ताप, समानित आयतन और समानित ताप। समानित ताप से हमारा क्या तात्पर्य है? जो भी किसी भी गैस का प्रेशर है उसको अगर हम उसके क्रांतिक ताप के द्वारा डिवाइड कर देते हैं तो हमें रिड्यूस प्रेशर मिल जाता है, यानी कि समानित ताप हमको मिल जाता है। इस प्रकार इस समीकरण से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि P is equal to PR multiplied by PC। इसी प्रकार रिड्यूस्ड वॉल्यूम यानी कि सम्मानित आयतन, अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि हम सादा जो गैस का जो भी आयतन है उसमें उसके क्रांतिक आयतन से भाग देंगे, V by VC that would be equal to VR, यानी कि सम्मानित आयतन के बराबर हो गया, रिड्यूस्ड वॉल्यूम के बराबर हो गया, और इन अदर वर्ड्स V is equal to VR multiplied by VC। इसी प्रकार रिड्यूस्ड टेम्परेचर को भी निकालने का तरीका यह है कि जो ताप है उसमें अगर हम क्रांतिक ताप का भाग दे देते हैं तो हमें TR की प्राप्ति होती है, और ये रिड्यूस्ड टेम्परेचर यानी कि समानित ताप है। इस प्रकार T is equal to TR multiplied by TC। अब वॉन डेर वाल्स समीकरण एक मोल गैस के लिए, जैसा कि हमने पहले देखा था, P plus A by V square multiplied by V minus V is equal to RT होता है। इस समीकरण के अंदर P, V और T के मान इन तीनों समीकरणों के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं हम। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम वैल्यू को P की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां पर हम लिखेंगे PR मल्टीप्लाई बाय PC। यहाँ पर हमने लिखा है P के स्थान पर PR मल्टीप्लाई बाय PC प्लस A बाय V स्क्वायर था, V के स्थान पर अब हमने लिखा है VR VC का होल स्क्वायर, यानी कि VR स्क्वायर और VC स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V माइनस B था, तो V के स्थान पर हमने लिखा है यहाँ पर VR VC माइनस B इज इक्वल टू R, और T के स्थान पर हमने लिखा है TR और TC। इस प्रकार ये इक्वेशन हमको मिल गई। अब हमें जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखे थे कि वहां पर हमने क्रांतिक ताप और क्रांतिक आयतन का मान निकाला था, तो वो प्रीवियस लेक्चर से हम अब कुछ ये वैल्यूज लेते हैं, जैसा कि वहां हमने देखा था कि PC इज इक्वल टू होता है A by 27B स्क्वायर, इसी प्रकार VC का मान होता है 3B और TC का मान होता है 8A by 27RB। मैं इसमें प्रीवियस लेक्चर की लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो PR मल्टीप्लाई बाय A बाई 27B स्क्वायर, PC के स्थान पर हमने लिख दिया इसकी PC की वैल्यू, प्लस A बाय VR स्क्वायर VC स्क्वायर, सो VC की वैल्यू हो गई 3B का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9B स्क्वायर और VR स्क्वायर इसमें है ही, तो 9VR स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय B स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर VC का मान हमने रख दिया 3B, VR एज इट इज है ही, तो 3VRB माइनस B इज इक्वल टू R, TR एज इट इज हमने रखा है, TC के स्थान पर हमने यहाँ पर लिखा है 8A by 27RB। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने PC, VC और TC के तीनों के मान इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, प्रतिस्थापित कर दिए हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है, फर्स्ट टर्म, उसमें से A by 27B स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। A by 27B स्क्वायर हम देख सकते हैं कि पहली वाली टर्म में ये एज इट इज है, पहली वाली टर्म में से हमने A by 27B स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अंदर रह गया नाउ PR। सेकेंड वाली टर्म में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर A by 9B स्क्वायर है, यहाँ पर 27A by 27B स्क्वायर बनाने के लिए हमको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
जब हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर से a और 27b स्क्वायर को हम बाहर निकाल देंगे। अब ऊपर वाला जो 3 जिससे हमने इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया था वो रह जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 डिवाइडेड बाय और नीचे रह जाएगा यहाँ पर वी आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने लिख दिया 3 बाय वी आर स्क्वायर। इसी प्रकार जो सेकेंड टर्म है उसमें से हमने b को बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बच गया 3vr माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि r से r कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हुआ हमारे पास रह गया 8 डिवाइडेड बाय 27b। अब इस इक्वेशन को हम a बाय 27b से डिवाइड करते हैं। a बाय 27b से डिवाइड करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने a बाय 27b से डिवाइड किया तो यहाँ पर बचा हुआ रह जाएगा 1 बाय b। 1 बाय b मल्टीप्लाई बाय ये पूरा फैक्टर इंटू b और ये पूरा फैक्टर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 27b है। 1 बाय b जो यहाँ पर आया उसको हम अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या रह जाएगा pr प्लस 3 बाय वी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3vr माइनस 1 इज इक्वल टू a बाय 27b। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी ये a बाय 27b पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा हुआ रह जाएगा 8pr। ये जो इक्वेशन हमको मिली है इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट या सामान्य अवस्था समीकरण। सामान्य अवस्था समीकरण के अंदर आप देख सकते हैं कि न हमें इसके अंदर a की वैल्यू मिली है, न हमको b की वैल्यू मिली है और सिंपली न pc है, न vc है, न tc है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर तीनों ही रिड्यूस्ड टर्म मिली है, रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तीनों प्रकार तीनों ही यहाँ पर मेन टर्म्स हमें रिड्यूस स्टेट के अंदर मिल गई है, इसीलिए हम इसको रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। और ये इस इक्वेशन के अंदर वंडरवॉल स्थिरांक नहीं है, ए और बी का कोई इम्प्लीमेंट ए और बी वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल गैसेस एंड ऑल लिक्विड्स। जितने भी गैसेस प्रेजेंट है और जितने भी यहाँ पर द्रव उपस्थित होते हैं उन पर सब पर रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी कि सामान्य अवस्था का समीकरण लागू हो जाता है। अब इस सामान्य अवस्था समीकरण का भौतिक महत्व क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। यदि दो या दो से अधिक गैसेस जिनके रिड्यूस प्रेशर सामान्य दाब और सामान्य ताप सेम है, हम ये कह सकते हैं कि वो जो गैसेस है वो करस्पॉन्डिंग स्टेट्स के अंदर है यानी कि संगत अवस्थाओं के अंदर है। और इसको हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स भी कहते हैं, संगत अवस्थाओं का नियम भी कहते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, इसकी कई उपयोगिता है। जैसे कि कोप नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो विभिन्न द्रवों के आणविक आयतन उनके क्वथनांकों पर तुलना करके हम देख सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर पाया गया कि वायुमंडल दाब पर विभिन्न द्रवों के जो क्वथनांक हैं अगर उनको हम परम ताप मापक्रम ले लेते हैं तो वो अपने जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके 2/3 होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू है 2/3 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.67। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सब्सटेंस ले लिया नॉर्मल पेंटेन, बेंजीन, ईथर, क्लोरोबेंजीन। इनकी बॉइलिंग पॉइंट हमने केल्विन स्केल के अंदर 313, 353, 308 और 405 डिटरमाइन कर लिए। अब इनके जब क्रिटिकल टेम्परेचर हम डिटरमाइन करते हैं तो ये आता है 470, 561 और 467 और 632। और इस प्रकार जब इनके बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर का हम रेशियो निकालते हैं तो ये 2/3 के बराबर हो जाता है यानी कि 0.67, 0.63, 0.65 और 0.64 के आसपास आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रवों के आयतन पर चूंकि ताप का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है और इनके समानित आयतन भी समान होने चाहिए। इसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने लिया है कि TR है is equal to 0.73 to 0.75 तक की वैल्यू ली है हमने। PR जो है वो 0.08846 तक का लिया है रेंज। और अब हम इसी प्रकार से सब्सटेंसेस लेते हैं तो नॉर्मल पेंटेन है, बेंजीन है और ईथर है, वही क्लोरोबेंजीन है। इनके जब हम रिड्यूस्ड वॉल्यूम निकालते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिक्विड और वेपर जो स्टेट है कि जो द्रव है और जो सैचुरेटेड वेपर है, संतृप्त वाष्प है, अगर इनके हम रिड्यूस्ड वॉल्यूम की वैल्यूज निकालते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.4
0.061 है, 0.4065 है, 0.4030 है और 0.4028 है। इसी प्रकार जो रिड्यूस्ड वॉल्यूम सैचुरेटेड वेपर का हमको मिलता है वो 28.4, 28.3, 28.3 और 28.5 हमको मिलता है। इस प्रकार ये जो आंकड़े हैं, इनके जो डेटा हमको मिले हैं, ये संगत अवस्थाओं के नियम की जो सार्थकता है उसको बिल्कुल सिद्ध करते हैं। अब हम देखते हैं कि वॉन डेर वाल जो समीकरण है उसकी क्या सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो हमने ये देखा था कि जो गैसों का आचरण है उसको गुणात्मक रूप से हम क्वालिटेटिवली वॉन डेर वाल समीकरण से बहुत कुछ हम इनको समझ सकते हैं। और जब हम इनके जो भी डेटा है अगर उनको इसके समीकरण के अंदर प्रतिस्थापित करते हैं तो कभी कभी इसमें क्वांटिटेटिव जो एडजस्टमेंट है वो पूरा नहीं मिल पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण की जो उपयोगिता है, एप्लीकेशन है, वो कुछ लिमिटेड है और पी और टी के जो भी किन्हीं निश्चित सीमाओं के अंदर जो एक निश्चित परिसर है उसी के अंदर ये वॉन डेर वाल समीकरण जो है वो एप्लीकेबल हो सकती है। अब इसकी क्या सीमाएं हैं, हम देखते हैं कि जो भी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जो भी ताप आए थे, जब हमने आइसोथर्म्स ड्रॉ किए थे, पीवी कर्व जो थे वो सब वेवी इन नेचर थे, लहरदार थे प्रकृति के अंदर। दूसरा, रियल गैसेस जो है वो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट यानी कि अवस्था सातत्य का जो नियम है उसको फॉलो नहीं करती हैं। जैसा कि हमने देखा था कि आरटीसी बाय पीसी वीसी जो है ये 2.67 होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ये 3 और 4 के मध्य में इसकी वैल्यू पाई जाती है। जब हमने टीबी की वैल्यू निकाली थी बॉयल्स टेम्परेचर की, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल मतलब सिद्धांतिक और प्रेक्षित मान जो हमने लिए थे, प्रायोगिक मान जो लिए थे, वो दोनों ही डिफरेंट आते हैं। इसी प्रकार VC का हमने कहा था कि 3B के बराबर है, लेकिन कई सब्सटेंसेस के अंदर हमने देखा कि 2B भी होता है और 4B भी होता है। तो इस प्रकार ये जो हमें कुछ लिमिटेशंस हैं मिली हैं, उसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि वॉन डेर वाल स्थिरांक जो है A और B वो सही मायने के अंदर स्थिर नहीं होते हैं। ताप और दाब में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो वॉन डेर वाल स्थिरांकों के मान में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देख सकते हैं कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हम B को स्थिर मान लेते हैं तो A का मान जो है वो 20% कम होता है। इसी प्रकार अगर हम A के मान को स्थिर मान लेते हैं तो B का मान लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। और इसी प्रकार दाब बढ़ने से भी B का मान कम हो जाता है। तो इन कंडीशंस में क्योंकि ये स्थिर नहीं रहते हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है क्वांटिटेटिवली। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में अध्ययन करेंगे।